जय द्वारिकाधीश। कल मैं अपने एक दोस्त की पोस्ट पढ़ रहा था जो उन्होंने अपने दोस्त को डेडिकेट किया था उसकी जन्मदिन पर। उनकी एक खूबसूरत किताब जो नारी शक्ति पर लिखी गई थी, मधुमयी। बात सामान्य सी थी, मैंने भी पढ़ा और पढ़कर मोबाइल रख दिया। लेकिन पता नहीं क्यों फिर एक बार उसे पढ़ने की इच्छा हुई और बिस्तर पर जाने से पहले मैं वो पोस्ट फिर पढ़ने लगा। शब्द बहुत छोटा सा है, मधुमयी, लेकिन मन विचारों में गोते लगाते हुए न जाने कहां तक पहुंच गया। दुनिया में सबसे मीठी चीज अगर कोई है तो कहते हैं कि शहद है, और शहद को ही हम मधु कहते हैं। तो शायद यह किताब सबसे मीठी हो, सबसे स्वादिष्ट हो, सबसे रुचिकर हो, जो दवा से लेकर जख्म भरने तक के सारे उपाय जानती हो। और शायद इसीलिए रचनाकार ने इसका नाम मधुमयी रखा होगा। उसे भरोसा होगा कि हर कोई इसे अपने ढंग से पढ़ेगा, अपने ढंग से पाएगा और अपने ढंग से समझेगा। तो पहली जो छवि मेरे मन में बसी वो ये थी कि मधुमयी एक वो किताब है जो मिठास लिए हुए है, जिंदगी के तजुर्बे लिए हुए है, जिसमें दुनिया के तमाम फूलों के परागों को इकट्ठा करके एक मधु की भांति रचना की गई होगी। और रचनाकार ने एक भौरे की तरह, एक मधुमक्खी की तरह बहुत सारे फूलों के रस को लेकर इस मधु का निर्माण किया होगा। फिर मन सोचने लगा कि मधुमयी ही क्यों। मधु तो बहुत आसान है। आप जाइए मेडिकल स्टोर में, मधु की कीमत अदा कीजिए और मधु आपके हाथ आ जाएगी। इतना आसान है। लेकिन कल्पना कीजिए कि मधु आपको मधु के बर्रे से निकालना हो तो कितना मुश्किल है। उसके चारों ओर एक कठोर आवरण होता है, उसके चारों ओर मधुमक्खियां लिपटी हुई रहती है जो उसमें मधु भरने का काम करती है। और उनमें से एक उनका लीडर होता है जो उनका नेतृत्व करता है। और एक छोटे से कण से शुरू होकर मधुमक्खी का यह बर्रा बढ़ते 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 कभी तो इतना विशाल हो जाता है कि भयावह लगने लगता है। तो इस तरीके से मधुमयी बर्रे का निर्माण होता है। मेरे दोस्त ने लिखा कि मधुमयी जो है नारी शक्ति पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है और इसलिए वह इसको पसंद है। तो बरबस मेरी समझ, मेरे विचार इन दोनों में तुलना करते हुए गोते लगाने लगे। एक तरफ वो मधुमयी बर्रा था जो पेड़ से चिपका हुआ अपने आकार को बढ़ाते हुए अपने में मधु का सृजन कर रहा था, और दूसरी तरफ एक नारी थी जो अपने आकार को साबित करते हुए, अपने आप को साबित करते हुए एक नौ शक्ति का सृजन कर रही थी। मुझे ये प्रतीत हो रहा था कि मैं एक आंख से नारी को देख रहा हूँ और एक आंख से मधुमक्खी के बर्रे को, और दोनों की तुलनाएं मेरे मन मस्तिष्क में लगातार अनवरत चलते जा रही थी। और मैं सोचते 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 न जाने कब नींद के आगोश में समा गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन विचारों की तंद्रा तो नहीं टूटी और सुबह उठते ही वो फिर से चालू हो गई। मैंने बर्रे के बारे में बताया कि तमाम फूलों के परागों का एकत्रीकरण, फिर उसको लाकर मधुमक्खी के बर्रे में उसको डालना और शहद बनाना, और यही मधु का रूप धारण कर लेता है जो बाद में औषधि भी बनती है और जख्मों पर लगाने के काम भी आती है। नारी का आवरण भी कुछ ऐसा ही है, उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल। मैं आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा, जिस तरीके से लोग नारी तक पहुंचते हैं। आप नारी तक पहुंचना चाहें, उसके नारीत्व तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, उसके स्त्रीत्व तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको प्याज की कलियों की तरह तमाम परतें खोलनी होंगी। जितना आप बाहर के आवरण को खोलते चले जाएंगे
उतना ही वह खूबसूरत होते जाती है। जिस तरीके से प्याज का बाहरी छिलका बहुत ही रफ दिखता है और उसके बाद हम हर छिलके के बाद एक और बेहतरीन, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और अंत में अपने आप में संपूर्णता लिए हुए एक जीव का जो कल्पना है, एक जीव की जो कल्पना है, वही नारीत्व है। नारी दुनिया में तमाम संघर्ष करती है, अपने को बचाने का प्रयास करती है। न जाने कितने लोगों की नज़र उस मधुमक्खी के बर्रे की तरह इन पर होती है। वह अपने ही घर में असुरक्षित होती है, वह अपने ही लोगों से संघर्ष करती है और उनका वो लीडर जो अपने आप को इस शक्ति का नेतृत्व करता कहलाता है, शायद संचालन करता है इनके मनोभावों का, इनको मनोवेग का। पता नहीं, मन कई विचारों में घूम रहा था। ये बात भी सच है कि पुरुष होने के नाते नारीत्व या स्त्री शक्ति की सत्ता को आसानी से स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन सच तो यह है कि इस जग में सृष्टिकर्ता अगर कोई है तो नारी है। इस जग में अगर किसी ने दुनिया को चलाने की अपने अंदर क्षमता बचा रखी है तो वह नारी है। अपने अंदर एक अंश को रखकर 9 महीने पालना और उसके बाद दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत कर देना और साबित करना कि यह मेरा है, जो शायद लोग उसके नाम से भी नहीं जानते। कितना मुश्किल काम होता है यह त्याग। बस ऐसा ही कुछ है। मैं भी इसी कल्पना में, इसी उधेड़-बुन में लगातार खोया हुआ था और मैं उस संपूर्ण भावाभिव्यक्ति में, उस संपूर्ण विचारों में किसी न किसी की तो कल्पना जरूरी होती है, जिसे केंद्र बिंदु मानकर आप अपना अध्ययन जारी रखते हैं। तो मैं भी किसी शख्स को उस परिस्थिति में रखकर उनके भावों की, उनकी कल्पना कर रहा था कि उस तक पहुंचना और उसका संघर्ष सभी को पता है कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है। अगर आप उसमें समाना चाहेंगे तो वो सागर की तरह अथाह है, जिसका कोई ओर छोर नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन अगर वह खुद समर्पण में आ जाए तो सागर की लहरों की तरह वह स्वयं आपको खींचकर अपने में समाहित कर लेगी और कब सुरक्षित आपको वापस लाकर अपनी जगह पर स्थापित कर दे, कोई नहीं जानता। माना कि उसका जल खारा है, लेकिन तमाम रत्न उसी से निकलते हैं। हाँ, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर के खारे पानी से ही अमृत का सृजन हुआ था। तो बस आज मन मधुमयी शब्द में ही खोया रहा और मैं साधुवाद देता हूँ अपने उस दोस्त को, जिसके कारण मुझे इन 2 चीज़ों में तुलना का अवसर मिला। यह सही है कि यह मेरा व्यक्तिगत अभिमत है, लेकिन नारी सच में मधुमयी है और उस रचनाकार को बधाई कि उसने इस शीर्षक को चुना और अपने भावों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जय द्वारिकाधीश।